दोस्तों, हमारे यहाँ जानवरों के लिए चोरी का उपयोग किया जाता है और उसी की डिलीवरी रात दिन करना मेरा एक रूटीन बन गया था। खासकर नवंबर से दिसंबर के महीने में मेरा ये रूटीन हर दिन चला करता था। उन 2 महीनों में जितनी मेरी कमाई होती थी वो मेरी कमाई का एक मोटा हिस्सा था। उस रात भी मैं अपनी पिकअप लेकर निकला हुआ था और मुझे किसी गांव के आदमी से ये बात पता चली थी कि यहाँ से करीब 82 किलोमीटर आगे एक छोटा सा शहर पड़ता है और वहाँ पर पशुओं को दी जाने वाली इस चूरी को सस्ते भाव में बेचा जाता है। और फिर क्या था, मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल पड़ा क्योंकि मुझे भी लोगों के घर पर डिलीवरी करनी पड़ती थी। मेरे साथ मेरा दोस्त कमल भी था। कमल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी मेरे ही गांव से बिलोंग करता था। हम दोनों इस काम को बड़ी शिद्दत से किया करते थे और आज भी मुझे लगा कि मैं आज सारा सामान खरीद कर काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लूँगा। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या मालूम था कि वहाँ से लौटते लौटते मेरी ज़िंदगी में क़यामत खड़ी हो जाएगी। रास्ता लगभग मैंने आधा पार ही कर लिया था। अब मैं और मेरा दोस्त कमल, हम दोनों ही नशे के शौकीन थे। ऐसे में जब भी हमें लंबी ड्राइव पर जाना होता था तो हम एक बार नशे का सेवन ज़रूर करते थे और आज भी हमने कुछ ऐसा ही सोचा। मेरे दोस्त कमल ने बियर की बोतल खरीद ली और वो उसे लेकर गाड़ी में पहुंच गया। जैसे हम गाड़ी में वो बोतल लेकर पहुंचे तो हमने देखा कि हम जिस पुल के ऊपर खड़े थे उसके नीचे हमें एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। उस पुल से ठीक आगे एक पेट्रोल पंप भी बना हुआ था और उसके बगल में मुझे एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा था। दरअसल ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस आदमी ने अपने हाथ में किसी का कटा हुआ सर उठाया हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कोई नकली सर होगा, लेकिन फिर मैंने जब उसे बड़े गौर से देखा तो मुझे दिखाई दे रहा था कि उसके हाथ में किसी लकड़ी का सर था और वो उस सर को लेकर एक सुनसान जगह की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैंने उसे उस सुनसान जगह की तरफ जाता हुआ देखा तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करना शुरू कर दिया और मेरे साथ साथ मेरा दोस्त कमल भी यही कर रहा था। हम दोनों के हाथ में एक एक बियर की बोतल थी। तो हमने देखा कि हम एक छोटे से जंगल के पास पहुंच गए थे। वैसे तो उस रास्ते के बीच में एक बहुत ही बड़ा जंगल था, लेकिन यह उसका एक छोटा सा इलाका था। थोड़ी देर के बाद थोड़े थोड़े अंधेरे की वजह से वो आदमी हमारी आंखों से ओझल हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि इस आदमी ने कोई बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है, इसलिए हम उस आदमी तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन उस छोटे से जंगल में उस आदमी को अपने अंदर कहीं गुमसा कर लिया था। ना जाने क्यों, लेकिन अचानक उस आदमी का हमारी आंखों से ओझल हो जाना हमें एक अजीब सी चीज़ का एहसास करवा रहा था। फिर इसी बीच मेरे दोस्त ने बोला, देख भाई यार, हमें इस तरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बेहतर होगा कि हम दोनों यहाँ से निकल जाएं। उसकी बात सुनकर मैंने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। अभी हम दोनों वापस से अपने ट्रक के पास पहुँचने वाले थे कि अचानक मुझे फिर से वही आदमी दिखा, लेकिन उसके हाथ में इस बार भी कुछ नहीं था। इस पर मैंने अपने दोस्त को इशारा करके उसकी तरफ देखने को बोला और जैसे मेरे दोस्त ने उसकी तरफ देखा तो मैं न पाया कि सच में उस आदमी के हाथ में अब कुछ भी नहीं था। उस आदमी को खाली हाथ देखने के बाद मेरे दोस्त ने कहा, भाई एक बार इससे पूछ तो लेते हैं कि आखिर ये इस जंगल में क्या कर रहा है। इस पर मैंने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों ट्रक वाली जगह को छोड़कर वापस से नीचे वाले स्थान पर पहुंच गए। वो आदमी पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था, इसलिए हमने बीच में उस आदमी को टोकते हुए बोला, अरे वो भाई साहब, ज़रा रुकिए तो सही। इस पर उस आदमी ने पहले तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब हमने बार बार आवाज़ लगाई तो उसने पीछे मुड़कर पूछा, तुम लोग मुझे आवाज़ लगा रहे हो क्या? इस पर हमने अपनी गर्दन हिलाई, पर पता नहीं क्यों लेकिन वो थोड़ा हैरान लग रहा था। लेकिन एक बार के लिए उसने चुप्पी बनाई रखी और उसके बाद बोला, कहिए तुम लोगों को मुझसे क्या बात करनी है? इस पर हमने उस आदमी को बोला, बात तो बहुत सारी करनी है, लेकिन भाई साहब हमें एक बात समझ में नहीं आई, आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं, और वो भी अकेले अकेले? इस पर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और फिर बगल में पड़े हुए एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। मुझे उसकी हरकत थोड़ी अजीब लगी। फिर उसने बोला, भाई तुमको जो पूछना है पूछो, मुझे लेट हो रहा है। तभी मेरे दोस्त ने कहा, चिंता मत करो भाई, बस थोड़ी देर के बाद तुम सलाखों के पीछे मिलोगे। अब ये सुनते उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन हमने जो सोचा था हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। अब तक उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी और उसके बाद में उस आदमी ने मुस्कुराते हुए
मेरी तरफ देखा और बोला, तो इसका मतलब तुमने सब कुछ देख लिया है? इस पर मैंने भी गर्दन हिलाई। फिर उस आदमी ने कहा, शायद तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। उस आदमी की बात सुनकर एक बार के लिए मैं हंस पड़ा और फिर उससे बोला, भाई तुम जो भी हो, लेकिन जब पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे सामने खड़ा होगा ना तो फट कर हाथ में आ जाएगी। लेकिन उस आदमी पर इस चीज़ का कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ा। बदले में उस आदमी ने कहा, तुम लोग अभी क्या अभी पुलिस को फ़ोन मिलाओ। दोस्तों, मैं पुलिस को फ़ोन मिलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बार बार जब उस आदमी ने एक ही बात को दोहराना शुरू कर दिया तो मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला। लेकिन जैसे मैंने पुलिस का नंबर लगाया तो मेरा फ़ोन लगा ही नहीं। हालांकि इस इलाके के पुलिस ऑफिसर को मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इसके बावजूद फ़ोन ही नहीं लगा। ये चीज़ देखकर मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि फिर जब मैंने किसी दूसरे आदमी के फ़ोन पर फ़ोन लगाने की कोशिश की तो बड़े आराम के साथ फ़ोन लग गया। मुझे ये चीज़ काफ़ी हैरान कर रही थी। और फिर आखिर मैंने उस आदमी से बोला, भाई आज तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है, बार बार फ़ोन मिलाने के बाद भी हमारे पुलिस ऑफिसर का कॉल नहीं लगा है। मेरी बात सुनकर वो आदमी हंसते बोला, भाई यहाँ पर मेरी मर्ज़ी चलती है, मैं चाहूँ तो अभी फ़ोन लगा सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी के अभी ख़त्म कर सकता हूँ। अब ये बात सुनकर मुझे एक ज़ोरदार सदमा सा लगा। एक बार के लिए मैं उस आदमी को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारने लगा। फिर मैंने उस आदमी से कहा, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? इस बार मेरा गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ा था, इसलिए मैं उसकी तरफ झपट्टा मारने के लिए चल पड़ा। जैसे मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो मेरा हाथ उसके आर पार ही हो गया। अब ये दृश्य मेरे लिए इतना ज़्यादा डरावना था कि उसके बाद तो मुझे कुछ सोचने का मौका तक ही नहीं मिला। एक बार के लिए मेरा दिमाग किसी फ़ोन की तरह हैंग हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। मेरा दोस्त भी ये दृश्य देखने के बाद बुरी तरह से सहम गया था और वो भी एक बार के लिए मेरी तरफ ही देखता रहा। और फिर उसने कहा, भाई हम गलत फंस गए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने भी गर्दन हिलाई और हम दोनों भागते हुए अपने पिकअप के पास पहुंचे। पिकअप के पास पहुंचते ही हमारी सांस में सांस आई, क्योंकि अब हम अपनी पिकअप के बिल्कुल बगल में खड़े थे और यहाँ से हमारे लिए भागना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे में मैंने तुरंत ही पिकअप स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा था। बार बार चाबी घुमाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इंजन के थिएटर में पानी घुस गया है। जब मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो वो भी मेरी बात सुनकर एकदम जमसा गया। उसके बाद उसने बोला, भाई एक काम कर, जल्दी से पिकअप के दोनों तरफ की विंडो को बंद कर दे, क्योंकि आज हमारे साथ जो हुआ है वो एक बहुत ही भयानक हादसा है और इससे उभर पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मुझे भी काफ़ी हद तक सही लगा और उसके बाद मैंने पिकअप के दोनों तरफ की विंडो को बंद कर दिया। मैं किसी भी तरह से यहाँ से जिंदा बचकर लौटना चाहता था और जिस तरह का खतरा अब हमारे ऊपर मंडरा रहा था वो हमें कभी भी ख़त्म करने की ताकत रखता था। तो ऐसे में मेरे और मेरे दोस्त का एक साथ डरना लाजमी भी था। इधर मेरा दोस्त भी बुरी तरह से घबरा रहा था और मेरी हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। आखिर में जब हमें यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा तो पहले तो हमने ट्रक वाले के सामने हाथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आई। तो आखिर में हमने फैसला किया कि हम पेट्रोल पंप पर जाकर मदद की गुहार लगाएंगे। हो सकता है कि कोई हमारी सहायता कर दे। मगर हम जैसे ही पेट्रोल पंप के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वो पेट्रोल पंप भी एकदम पुराना हो चुका था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस पेट्रोल पंप के बगल में एक बड़ा सा मकान बना हुआ था। उस मकान को देखकर ऐसा लग रहा था कि टाइम से इसकी सफाई होती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो वो मकान मुझे उस पेट्रोल पंप के बजाय एकदम साफ सुथरा लग रहा था। ऐसे में मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई हम उस हैवान से बचने के लिए यहाँ पर छुप सकते हैं। लेकिन एक बात अभी भी हम दोनों को अजीब लग रही थी कि उस आदमी ने एक बार भी हमारा पीछा करना सही नहीं समझा। और दूसरी चीज़ ये थी कि उस आदमी के हाथों में आखिर किस औरत का सर था। इसके अलावा भी ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, पर मैंने उनको अब एक साइड में रख दिया और फिर अपने दोस्त से बोला, भाई चल इस मकान के अंदर हम रुक जाते हैं। लगता है कोई पेट्रोल पंप वाला शख्स यहीं पर रहता होगा, जिस वजह से इस मकान को इतना साफ सुथरा रखा हुआ है। इतना कहने के बाद मैं उस मकान के अंदर चल पड़ा। मेरे साथ साथ मेरा दोस्त भी उस मकान के अंदर पहुंच गया। हम दोनों अब थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ले सकते थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि हम खुद अपनी मौत को दावत देने के लिए पहुंचे थे। जिस पेट्रोल पंप को हम एक असली पेट्रोल पंप समझ रहे थे, वास्तव में वो एक पेट्रोल पंप था ही नहीं। थोड़ी देर तक हम लोग जैसे उस जगह पर रुके रहे तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि
उस पेट्रोल पंप की सारी लाइट अब ऑन हो चुकी थी। जैसे ही मैंने उसे छोटे से रूम से निकल कर देखा तो मैंने पाया कि वो पेट्रोल पंप अब रोशनी से जगमगा रहा था। वहाँ पर मुझे एक आदमी भी दिखाई दे रहा था जिसने काले रंग की कंबल ओढ़ रखी थी और वो पेट्रोल पंप की पाइप लेकर खड़ा हुआ था। तभी मैंने उस आदमी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब इस आदमी से पूछकर मैं इस जगह की सारी हकीकत जान सकता हूँ। ऐसे में मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी मेरे दोस्त ने बोला, अरे भाई कहाँ जा रहा है। इस पर मैंने उसे हाथ से इशारा करते हुए कहा, अरे तुझे वो पेट्रोल वाला शख्स नज़र नहीं आ रहा, उससे सब बातें पूछने जा रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही मेरा दोस्त बड़ी हैरानी के साथ बोला, भाई गांजा फूक रखा है क्या तूने? मुझे तो वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। दोस्तों दूसरी बार जब मैंने उस तरफ मुड़कर देखा तो उसके बाद तो मेरा शरीर किसी बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया। अभी अभी जो मैंने देखा था वो मेरी आंखों का भ्रम नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने अभी अभी उस पेट्रोल पंप के ऊपर एक आदमी को भटकते हुए देखा है और वहाँ रोशनी जगमगा रही थी। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ पकड़ा और बोला, भाई तो चुपचाप यहाँ पर बैठ, मुझे लगता है तेरा माथा ठनक गया है। मेरा दोस्त अब थोड़ा इरिटेट होने लगा था। उस समय तो हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मैं अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। हमें जल्द से जल्द किसी सपोर्ट की ज़रूरत थी, वरना हम उस जगह पर बुरी तरह से फंस चुके होते। आने जाने वाली गाड़ियों से भी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि कोई ट्रक पेट्रोल पंप के पास आकर रुक गई है। इस बार ये चीज़ मेरे दोस्त को भी एहसास हुई थी, इसलिए मैं और मेरा दोस्त उस कमरे से बाहर निकलते हुए सीधा उस पेट्रोल पंप पर पहुँचे। हम जैसे ठीक पेट्रोल पंप पर पहुँचे तो हमने देखा कि एक ट्रक उस पंप पर रुकी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस पेट्रोल पंप पर ट्रक तो था, लेकिन मुझे उस ट्रक के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार मुझे ऐसा लगा कि ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए इधर उधर गया होगा, लेकिन हम वहाँ काफ़ी देर तक रुके रहे, पर इसके बावजूद भी हमें वहाँ पर कोई नहीं दिखा। अब ऐसे में एक बात तो ये साफ हो गई थी कि या तो ये ट्रक बिना ड्राइवर के चलता है या फिर इसका ड्राइवर नशे में धुत होकर कहीं पर गिर गया था। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर से मुझे वहाँ पर पड़ा हुआ सन्नाटा ही नजर आया। ऐसे में एक बात साफ हो चुकी थी कि इस ट्रक के पीछे की भी कोई कहानी हो सकती है। इससे पहले कि मैं वहाँ से वापस जाता कि अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी थी। मेरे साथ साथ मेरा दोस्त भी ये आवाज़ सुन सकता था। हम दोनों बस इसी आवाज़ का वेट करते हुए वहाँ पर खड़े हो गए, लेकिन थोड़ी देर तक तो हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर एक लंबी कदकाठी का आदमी हमें अपने पास आता हुआ नजर आया। जब हमने उस आदमी को बहुत ही गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो वही आदमी था जो कि थोड़ी देर पहले हमें किसी लकड़ी का सर कटा हुआ लेकर नजर आया था। आसान शब्दों में कहूँ तो वो एक पिशाच था और उसको देखते ही हम दोनों की हवा निकल गई। तभी हम दोनों तुरंत ही वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने शरीर को अब अपने काबू से बाहर कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा शरीर हमारे काबू में ही नहीं है, हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला कोई और है। मेरे दोस्त का भी यही हाल था और हम दोनों ही अब बहुत ही बुरी हालत में थे। तभी मेरे दोस्त ने बोला, भाई यहाँ हम गलत फंस गए हैं, हमें इस ट्रक के पास नहीं आना चाहिए था। फिर मुझे भी उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक ही लग रही थी। अगर हम उस मकान के अंदर आराम से पड़े रहे होते तो हमारे ऊपर इस तरह की मुसीबत नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं ना कि आखिर होने को भी कौन टाल सकता है, कुछ ऐसे ही हमारे साथ हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन आखिर में वो आदमी हमारे पास आया और उसने हल्की सी आवाज़ में बोला, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप दोनों यहाँ से निकल जाओ, वरना दोनों को यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। उसके कहने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डरावना था, जिस वजह से मैं और मेरा दोस्त उसके सामने एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाए। हम दोनों की हालत तो वैसे ही ख़राब हुई पड़ी थी, ऊपर से उसकी उस भाषा ने हम दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा शरीर हल्का होने लगा। उसके साथ ही मैं और मेरा दोस्त वहाँ से सरपट भागते हुए आगे निकलने लगे। अब हमने इधर उधर का कुछ भी नहीं सोचा, बस जिधर भी हमें रास्ता नज़र आता तो हम उसी तरफ भागने लगते। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हम एक ढाबे के पास पहुँचे। वैसे तो हमें डर था कि कहीं इस ढाबे के अंदर भी कोई भूत प्रेत ना निकल आए, लेकिन जैसे हम उसके एकदम पास गए तो हमने देखा कि वहाँ कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे और कुछ गाड़ियाँ भी रुकी हुई थी।
फिर ऐसे में हमें वहाँ के एक आदमी को ये सब चीज़ बताना शुरू कर दिया। जैसे उस आदमी ने हमारी बातें सुनी तो उसने बोला, अरे भाई साहब, आपका दिमाग तो ख़राब है, आपको उस पेट्रोल पंप के पास रुकना नहीं चाहिए था। फिर बाद में जाकर उस आदमी ने हमें उस आदमी की सारी सच्चाई के बारे में बताया। उसकी सच्चाई सुनने के बाद मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वास्तव में मुझे पता चला कि असल में वो कोई पिशाच भी नहीं था, बल्कि वो एक जिन्न था। हमारे आसपास के इस इलाके में इस जिन्न का भटकना एक आम बात है। हालांकि ये सभी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। जो लोग या तो इसे देख पाते हैं या फिर जो लोग शराब का सेवन करते हैं, ये उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है। कहते हैं कि जिन्न को देखने की क्षमता हर इंसान में नहीं होती। इसके अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है, वही उन चीज़ों को देख सकता है। शायद मेरे और मेरे दोस्त में नकारात्मकता कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए हम उस ऊपरी शक्ति को देख पाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। What